नमस्कार साथियों, मैं राज राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का टीचर्स मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? तो शाम के बज चुके हैं 5। मैं आ चुका हूं आपके जी के जी एस के साथ। तो लास्ट जो हमने क्लासेस में देखा था, 3 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। देखो, इन ये जो क्लास हमारी 4 नंबर की डेमो क्लासेस है, वैसे तो ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के लिए, ठीक है। लेकिन आपको जो प्ले लिस्ट में 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं इस वाले टॉपिक की, वो करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि इस वाली क्लास का जो बेस है वो 3 क्लासेस हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपने वो तीनों क्लासेस नहीं की हैं तो एक बार हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर वो क्लासेस ज़रूर कर लें। देखो, लास्ट क्लास में हमारा जो अब तक हुआ था, एक मिशन चल रहा था हमारा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बहुत सारे मिशन आ चुके थे और संविधान सभा की बार बार मांग चल रही थी इन्हें। जैसे अगस्त ऑफर आया, नेहरू प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया। हालांकि उसमें प्रोविज़न बहुत सारे किए गए थे, लेकिन ऐसा था कि वो सारी चीज़ें मानना ना हमारे लिए बहुत घातक हो सकता था। इसीलिए कैबिनेट मिशन बाद में भेजा गया। बाद में कब भेजा गया? जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। कब आया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और मित्र राष्ट्रों की जीत एकदम हो चुकी थी। लेकिन कंडीशन अभी क्या थी? कंडीशन ये थी कि ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी। सरकार किसकी आ चुकी थी? सरकार आ चुकी थी लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी जो थी ना, भारत से बहुत प्रेम करती थी, उसका दिल धड़कता था भारत के लिए, नहीं? तो दिक्कत क्या? दिक्कत कुछ नहीं थी। दिक्कत तो हो सकती थी अगर ये पार्टी सरकार नहीं जीतती, मतलब सरकार, इस पार्टी की सरकार नहीं बनती तो दिक्कत हो सकती थी। क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत चुका था। क्योंकि ये बार बार साथ मांग रहा था, भारत हमें साथ दे दो, साथ दे दो, और भारत साथ दे नहीं रहा था। और अब तो वो जीत भी चुका था। लेकिन चेंज क्या हुआ? ब्रिटेन में सरकारें चेंज हो गई। पार्टी कंजर्वेटर जो पार्टी थी, वहां पर सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, वो बदल गई। अब किसकी सरकार आ गई? लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी की जब सरकार आई तो उस टाइम पर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। ये बात बैकग्राउंड था, ठीक है। तो जो हमारे जो बने थे ब्रिटेन के पीएम कौन बने? वो बने उस समय क्लीमेंट एटली। बहुत हम्बल व्यक्ति थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने एक बार किसी सभा में घोषणा भी कर दी कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, यानी कि इनको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए अब। और भारत में वायसराय कौन थे? ये आते हैं क्वेश्चन, ये इसलिए नहीं बता रहा कि टाइम पास करने के लिए, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कैबिनेट मिशन जब आया उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हवा हवा वाली बातें नहीं चल रही हैं। तो इस समय थे वेवेल। लेकिन आया कब था? ये आया था हमारा 24 मार्च 1946 को। ये तो ये तब आया। लेकिन इसमें क्या क्या बोला गया देखो, हालांकि मैंने ये वाली चीज़ें पीछे बता चुकी है। 3 मेंबर आए थे इसके साथ में, उन मेंबरों को देख ले, उन सदस्यों को देख लेते हैं। यानी कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सदस्य देखो, नंबर 1 पे थे हमारे पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस फिर थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स। देखो, अगले मेंबर कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे आए। और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो यही थे, सर पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक है। ये तो अध्यक्ष थे। लेकिन बात आई कि इस कैबिनेट मिशन में आया क्या क्या। हालांकि ये वाली चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी एक डीपली सुन लो। नंबर 1, इन्होंने कहा भारत के विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। सेकंड वाली बात की, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तीसरी बात थी, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसका एक मेंबर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगली बात थी कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो प्रांतों को दे दी जाएगी, और साथ ही साथ जाते जाते एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाएगा। और जो संविधान सभा में जो सीटें आरक्षित की जाएंगी, सीटें दी जाएंगी,
वो जनसंख्या के अनुपात में होंगी। यानी कि सीटों को जो आरक्षण किया जाएगा वो किस में होगा, जनसंख्या के अनुपात में। ये प्रोविजन थे कैबिनेट मिशन में। मैं लिख देता हूं एक बार, देखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन नंबर 1 था भारत विभाजन रद्द, भारत के विभाजन को रद्द करना। बहुत अच्छी बात थी भाई, को रद्द करना, ये प्रोविजन था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारतीय संघ की स्थापना, ये भी अच्छी बात थी। फिर कह रहे थे जाते जाते कोई बात नहीं, एक अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे। यानी कि एक अंतरिम सरकार की गठन की जो किस बात जो कही गई थी वो कैबिनेट मिशन में की गई थी। पूछ सकता है अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन नहीं, अगस्त प्रस्ताव नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। बहुत बढ़िया, सरकार का गठन, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर ये वाली बात बोल रहे हैं एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बार बार यही तो मांग कर रहे थे, मान ली, बताओ। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। फिर अगली वाली बात कही, इसी में बोला गया थी संविधान सभा का एक मेंबर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, 10 लाख लोगों को। यानी कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये बात ध्यान रखना, संविधान सभा का यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, सभा का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। जो सीटें आरक्षित की जाएंगी वो जनसंख्या के अनुपात में होंगी, ठीक है। ये वाली बात थी, अच्छी बात थी, भारत विभाजन को रद्द करना। और एक और रह गया, देखो एक लास्ट जो प्रोविजन था उसमें बोला गया था कि अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएंगी, दी जाएंगी। ये वाला जो प्रोविजन डाला था ना, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए डाला था। उसमें बोला गया था मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको खुश करने के लिए, इसीलिए ताकि ये वो जो प्रस्ताव मिशन आया है इसको स्वीकार कर लिया जाए। आई बात समझ में। ये तो हो गया बैकग्राउंड, हालांकि ये वाला बैकग्राउंड मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के लोगों ने एक संविधान सभा का गठन किया। किसका गठन हुआ, संविधान सभा। पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो वो कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फाइनली जो संविधान सभा बन रही है संविधान बनाने के लिए वो कैबिनेट मिशन के थ्रू बन रही है, ठीक है। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ वो डेट क्या थी, सभा का गठन हुआ बेटा 6 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा का गठन किया गया। अब इस संविधान सभा में कितने मेंबर थे, ये भी पूछता है एग्जाम में, क्या पूछेगा, ये भी पूछता है सवाल कि टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आई बात समझ में, तो ये भी बताना पड़ेगा हमको। तो कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य यानी कि टोटल मेंबर, मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इन टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वो कितने थे, 389, 389।
इतने मेंबर थे, लेकिन ये मेंबर थे, इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया, बताया गया कि ये 389 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे। अब वो देख लेते कहाँ कहाँ से आए गए। देखो छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा। बात आई 389 मेंबर की। मेंबर देखो 292 सदस्य, यानी 292 मेंबर ये थे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। एक बात ध्यान रखना, अंग्रेज जो भारत पर शासन कर रहे थे वो पूरे भारत पे नहीं था, कुछ देसी रियासतें स्वतंत्र थी अपने आप में, जहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं था। ये बात दिमाग में डाल के चलना, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट ही नहीं। देखो 292 सदस्य कहाँ से आ रहे हैं, ब्रिटिश प्रांतों से, जो ब्रिटिश प्रांतों के, ब्रिटिश सरकार के क्या अधीन है, ऐसे प्रांत जो किसके अधीन है, ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, फिर बात आई 4 सदस्य, 4 सदस्य कहाँ से आए, 4 सदस्य आए थे बेटा चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। इसमें कौन कौन सी प्रांत थे वो देख लेते, 4 नाम पूछ लेता कभी कभी। अगले पेज से ही करें, छोड़ो अगले पेज से देख लेते हैं। देखो नंबर 1 पे थे दिल्ली, एक प्रांत कौन सी थी, दिल्ली। फिर अजमेर, अजमेर। फिर थी तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और चौथे नंबर पे थी कुर्ग, कुर्ग। ये 4 थे कमिश्नरी प्रांत, यहाँ से 4 मेंबर आए थे। ठीक है, फिर बाकी जो आए, कितने मेंबर बने गए बताओ, 296 यहाँ से, 292 यहाँ से आ चुके, 4 यहाँ से आ चुके, बाकी बचे 93 मेंबर। कितने बचे, 93। 93 सदस्य। देखो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं देसी रियासतों से, तो यानी कि इंग्लिश की बात करें तो प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये हो गई क्लासिफिकेशन, यानी 389 मेंबर है, उसमें से 292 मेंबर कहाँ से हैं, ब्रिटिश स्टेट से, ब्रिटिश प्रांतों से। बाकी 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आ रहे हैं, और 93 मेंबर देसी रियासतों से जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। आई बात समझ में, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। फिर अगली बात करते हैं, अगली बात आती है कि सर इसका जो चुनाव कराया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इलेक्शन ऑफ असेंबली, यानी संविधान सभा का चुनाव पूछता है, संविधान सभा का चुनाव। कभी कभी पूछ लेता कि संविधान सभा का चुनाव कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है
जुलाई से अगस्त 1946 में। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, ये वाली बात तो ये वाली बात आ गई। लेकिन एक चीज और थी, एक चीज क्या सता रही थी सर, ये चुनाव हुए थे क्या पब्लिक ने वोट डाले थे क्या इसमें? चुनाव हुए कैसे थे ये बता दो आप। हमने दिमाग में आया यार चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक ही वोट करेगी। नहीं बेटा, ये चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से किए गए थे, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से। संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए गए। ठीक है, ये वाली बात तो ये वाली हो गई कि इनडायरेक्ट तरीके से ये चुनाव कराए गए थे। लेकिन एक चीज और थी, एक चीज क्या थी कि चुनाव कितनी सीटों पर कराए गए। अब आप कह रहे होंगे एक चीज बताओ सर, टोटल सीट कितनी है? 389, 389। तो पागल समझे हो? 389 सीट पे चुनाव हुआ है। हमने बोला बिल्कुल भी नहीं हुआ। कि क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है, अब आप एक चीज सोच के मुझे बताना कॉमन सेंस से। देसी रियासतें, राजा राजा तलवार वाले है नहीं, वो वाले हैं, क्या ये चुनाव होने देंगे? सोचो ना भाई, इनके कितने मेंबर आ रहे हैं? 93 मेंबर आ रहे हैं संविधान सभा में। संविधान सभा मतलब जो संविधान को बनाने वाली है। ठीक है, यहाँ से 93 मेंबर आ रहे हैं, क्या ये चुन के आ रहे हैं? अरे फिर और चुन के आएंगे, इलेक्शन होगा, फिर किस बात के राजा? फिर तो ये सब बोल देंगे ना, तौहीन हो गई, निकालो अपनी सेनाओं को, आक्रमण है। ये वाली बात नहीं। तो ये ध्यान रखना, केवल चुनाव हुए थे 296 सीटों पर। 292 यहाँ पे थी, 4 यहाँ पे थी, तो कितनी सीटों पर चुनाव कराए गए थे? 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, ना कि 389 सीटों पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चुनाव जो हुए 296 सीटों पर। सीटों पर, ठीक है, सीटों पर चुनाव। अब ये वाली बात आ गई, कभी कभी पूछता है सवाल कि सर ये बताइए जो सीटें रिजर्व की थी कितने लोगों के लिए, मतलब कौन कौन से लोगों को, किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व की थी? सामान्य के लिए कितनी थी, मुस्लिम के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई, सिख के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई, ये बता दीजिए। हमने कहा तो बिल्कुल बता देते हैं, क्या उनसे बड़ी बात है। हमने कहा सामान्य के लिए, सामान्य में हिंदू भी शामिल थे भाई, ध्यान रखना। सामान्य के लिए, सामान्य वर्ग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में सीटें आरक्षित की गई थी, वो कितनी थी? 213, 213। कितनी सीट थी? 213। देख लेना एक बार, बाकी तो डाटा सही है, गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, क्यों? 213 सीट थी। फिर बात आई मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? यानी मुस्लिम्स के लिए कितनी सीट थी? वो सीट थी बेटा 79, 79 सीट थी। फिर बात आई सिख के लिए, सिख समुदाय के लिए ये सीट आरक्षित की गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, 4 सीट आरक्षित की गई। ये डाटा आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? ये अक्सर यहाँ से सवाल पिकअप किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? सामान्य वर्ग के लिए संविधान सभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई? 213। मुसलमानों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 79। सिख के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 4। आई बात समझ में? ऐसे ही कभी कभी पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, यानी कि एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए। तो आप बताओ कितनी की गई थी? 26 सीटें, 26 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, ऐसी कभी कभी पूछ लेता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, यानी शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं,
देखो, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट कितनी थी? एसटी वाली जो थी वो थी 33। ठीक है, ये वाली बात आ गई। फिर कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई थी। बताओ, कितना डिटेल पूछ सकता है, ये पूछेगा सवाल, बता रहा हूं आपको, तो आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए कितनी शामिल थी इसमें? 15। 15 सीट, 15 यानी 15 महिला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थी। ये बात ध्यान रख, लेकिन 15 में कभी कभी इनके नाम पूछता है। दिक्कत वाली बात क्या है कि 15 के कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी महिला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में शामिल नहीं थी। बड़ा दिमाग खराब होता है 15 को ये, लेकिन याद करने वाले जो इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम है उनको देखते हैं। देखो, जैसे अब यूपी की बात कर लेते हैं, अपनी यूपी की, आई बात समझ में? तो यहाँ से जो महिला आई थी वो 5 महिलाएं थी। देखो, नाम देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 थी सुचिता कृपलानी। कृपलानी। दूसरे नंबर पर थी हमारी पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, तीसरे नंबर पर विजय लक्ष्मी पंडित। चौथे नंबर पर बताओ, बेगम एजाज रसूल। एजाज रसूल, इनका नाम याद रखना। बेगम एजाज रसूल जो थी, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी इसमें। कौन सी थी बेटा? एकमात्र मुस्लिम महिला। ये इनका नाम ध्यान रखना हमको, एकमात्र मुस्लिम। स्टार लगा लेना इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर स्टार लगाना आपको, और सामने लिख देना क्या? एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, बेगम एजाज रसूल। फिर एक नाम और था, वो नाम बताओ मुझे जल्दी से, ना बताओ जल्दी बताओ। एक उनका नाम था कमला चौधरी करके। 5वें नंबर पर कौन थी? कमला चौधरी। चौधरी, ठीक है। पांचों की पांचों महिलाएं कहाँ से बिलोंग करती हैं बेटा? देखो, पांचों की पांचों महिलाएं ये थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा प्रदेश। तो पांचों महिलाओं को नाम याद रखने हैं आपको, खासकर यूपी वाले के लिए। सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल और कमला चौधरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो, फिर बात आती है संयुक्त प्रधान। छठे नंबर पे थी हमारी संयुक्त प्रांत से थी भाई, नाम लिख लो पहले। राजकुमारी अमृता कौर। ये कहाँ थी? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से। ठीक है, ये याद रखना। फिर अगली आई 7वें नंबर पर हंसा मेहता। हंसा मेहता, ये कहाँ से थी? ये थी मुंबई से। अब तो बम्बई हो गई, मुंबई हो गया, पहले बम्बई चलता था नहीं। हंसा मेहता। फिर एक महिला और थी बिहार। बिहार से जो महिला थी उनका नाम आप कमेंट में कीजिए।
बताइए कौन थी। कमेंट जरूर करना, हालांकि मैं बता तो दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करा आप। उनका नाम था सरोजनी नायडू। नायडू, ये कहाँ से थी? बिहार से। बिहार से, ठीक है। फिर मद्रास से भी थी। मद्रास से 3 महिलाएं थी, उन तीनों महिलाओं के नाम बताओ कमेंट में फटाक से ना, जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी कमेंट करो। आप नहीं करोगे, मुझसे ही पूछ के मानोगे। देखो, दुर्गाबाई एक तो होगी, दुर्गाबाई, ठीक है। अगली कौन थी? अगली थी दक्षिणाणी वेलायुधन। देख लेना एक बार नाम को थोड़ा सा, नहीं युधन बुधन हो सकता है कहीं भी, नहीं गड़बड़। एक तो होगी श्री दुर्गाबाई, एक हुई दक्षिणाणी वेला बुधन। लेकिन स्टार लगाना है इन वाली महिला पे। स्टार क्यों लगाना है? एकमात्र दलित महिला। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला। दलित महिला, ठीक है। एकमात्र दलित दलित महिला थी। एक और थी, उनका नाम बताओ जल्दी से ना, फटाक से देना। उनका नाम था, आप बताओगे नहीं, मुझसे पूछते रहे हो हर चीज के लिए। अम्मू स्वामी नाथन। ये तीनों के तीनों महिला कहां से थी? ये थी बेटा मद्रास से। लिख लेना भाई। देखो, जगह तो खाली नहीं है, करते हैं व्यवस्था। देखो डायरेक्ट ही लिख दो ना आप यहाँ पर, मद्रास। ये भी कहाँ से थी? मद्रास। ये भी कहाँ से थी? मद्रास, ठीक है। अब बंगाल से और थी, बंगाल की बताओ। 2 महिला और बंगाल से थी। देखो, अगली महिला थी बंगाल से, एक तो ललिता राय थी, ललिता राय। और एक थी रेणुका राय। रेणुका राय, ये तीनों कहाँ, दोनों कहाँ से थी? ये थी बंगाल से। बंगाल से, ठीक है। फिर बात आती है, देखो कितनी हो चुकी हैं? 13 हो चुकी हैं, 2 महिला और बची हैं। एक उड़ीसा से और थी, मालती चौधरी। ये थी उड़ीसा से। नंबर था आएगा 4, 14 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर की और थी, उनका नाम बताओ। 15वीं नंबर की महिला का नाम। 14 मैंने बता दी, एक तो बता ही दिया करो यार, सारी चीज़ें मुझसे ही पूछोगे। बताओ। रजाई में बैठे हुए हैं, पेन निकाल लो, आपसे ही कह रहा हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। नंबर लाना है एसएससी में, समझ रहे हो? अब बैठे बैठे एसएससी में नंबर तो नहीं आ सकता, पढ़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखना। देखो, नाम में बताना पड़ेगा भाई। एनी मस्क ट्रेन। एनी मस्क्रीन कहाँ से थी? अब ये तो बता दो, सारी चीज़ें मुझसे ही पूछोगे, जल्दी बताओ कहाँ से थी?
जल्दी बताओ भाई, मुझे भी ठंड लगती है, ऐसी बात नहीं है। आपको ठंड लग रही है, मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। ये थी त्रावणकोर से, त्रावणकोर से। ऐसे करके ये 15 महिलाएं थी। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके साथ ना थोड़ी सी घटना घटित हो गई थी। क्या घटना घटित हो, एक बार देख लेते हैं। हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले कहाँ से संविधान सभा के मेंबर चुने गए। सबसे पहले इसका मतलब कहीं और जगह से भी चुने हुए होंगे दूसरी बार में। तो ये सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। देखो, अंबेडकर सबसे पहले जो चुनाव लड़े, चुनाव ये लड़े थे पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल से। ठीक है। इनके साथ क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल से तो जो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा हो गया बेटा, वो हो गया पाकिस्तान का। अब आप एक चीज बताओ, संविधान सभा के इंडिया की, भारत की हिस्सा बन गया वो पाकिस्तान का, तो वो सीट रहेगी या नहीं, बताओ भाई। वो जब जो वो वाली जगह ही खत्म हो जाएगी वहां से, वो पाकिस्तान में चली गई जहां से ये चुनाव लड़ रहे थे, तो सीट खाली होगी या नहीं होगी, तो वो सीट उनकी वहां से चली गई। अब सवाल पैदा हुआ, एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे अम्बेडकर जी, तो उनको चुनाव लड़ना भी बहुत जरूरी था। तो पूना सीट से एक व्यक्ति ऑलरेडी चुनाव जीत चुके थे, उनका नाम था MR जैकर। पुणे सीट से नंबर 1 वाली ये वाली बात थी। लेकिन सेकंड वाली बात क्या आई, इनको भी चुनाव लड़ाना था, तो MR जैकर से बोला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात बोली कि आप इस सीट से त्याग पत्र दे दो। कि उन्होंने बोला क्यों दे दें, इसलिए दे दो क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सीट से चुनाव जीते थे पूर्वी बंगाल में, वो सीट किस में जा चुकी है, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जा चुकी है। लेकिन अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी तो लाना है, संविधान सभा में लाना है, तो इसलिए पुणे सीट से MR जैकर ने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र दिया, देने के बाद में रिजाइन कर दिया। वहां से फिर क्या, वो सीट खाली हुई। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूसरी बार में कहां से चुनाव लड़े, पुणे सीट से। तो ध्यान रखना, दूसरी बार में पुणे चुनाव लड़े। ठीक है, ये वाला फैक्ट था तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अब बात आ जाती है कौन सी, एक चीज और रह गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया पीछे। हाँ देखो, ये वाली बात आई, चुनाव कितनी सीटों पर कराए जा रहे हैं, 296 पे। जब ये चुनाव हुए तो कभी कभी पूछ लेता है क्या कि कांग्रेस ने इस चुनाव में कितनी सीटों को जीता। आई बात समझ में, मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में कितनी सीटों को जीता, ये सवाल अक्सर पूछ लेते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो, 296 सीटों में से 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीट जीती। ठीक है, वहीं मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, और बाकी अन्य ने जीती। अन्य ने कितनी जीती, 15। जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने जीती थी 208, मुस्लिम लीग ने जीती 73, और बाकी अन्य ने जीती थी 15। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या पूछ रहा है, कभी कभी ये पूछ लेता है, देखो इसमें चैप्टर में फैक्ट बहुत हैं। संविधान सभा में प्रथम पारसी कौन थे,
पारसी समुदाय से। पीएच मोदी, पीएच मोदी थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। फिर और क्या पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन मेंबर कौन था। बताओ, कमेंट करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी बताओ नाम। यानी संविधान सभा में जो प्रथम एंग्लो इंडियन मेंबर था वो कौन था, जल्दी बताओ। बताओ, उनका नाम क्या था? फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी। ये तो एक ढांचा हो गया संविधान सभा का। 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे, बाकी 93 सदस्य कौन कहाँ से थे? देसी रियासतों से। उसमें से जो चुनाव कराए गए 296 सीटों पे चुनाव कराए गए, उनमें से भी कौन कौन सीटें थी? 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, बाकी अन्य सीटें 15 वो किसने दी? अन्य पार्टी ने जीती। ये बैकग्राउंड ध्यान रखना, ठीक है। अब चुनाव हो चुके हैं, सीटें भी जीत चुके हैं, अब बारी आती है मीटिंग की, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब बैठकें होंगी, बैठकों में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक, यहां से सवाल बहुत आता है। पूछता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन से, इसमें कितने मेंबरों ने भाग लिया था, ये मीटिंग किस स्थान पे की गई थी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे भी गए। अब हम अगली क्लास जब देखेंगे उसमें ये देखेंगे पीवाईक्यू कैसे पूछे गए इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन बिल्कुल ही मत लो, पीवाईक्यू भी लगवा देंगे अगली क्लास में। देखो, स्थान की बात आ रही है। पहले स्थान था हमारा दिल्ली, ठीक है। किस जगह मीटिंग हुई थी? ये बैठक जो हो रही है हमारी पहली दिल्ली में, ठीक है। अब बात आती है इसमें ना अस्थायी सदस्य चुने, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, टेम्परेरी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि एज में ये बड़े थे तो इसलिए उनका नाम पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके। तो बताओ कौन थे, कमेंट करो। देखो मत कमेंट, तुमसे ही बोल रहा हूँ भाई, मुस्कुरा रहे हो हैं। देखो देखो, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद आनंद सिन्हा, सिन्हा। 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, ने भाग लिया। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला, यानी कि जो मीटिंग हो रही है, फर्स्ट मीटिंग हो रही है हमारी दिल्ली में, वो भी कितनी हो रही है? 9 दिसंबर। डेट नहीं लिखी है क्या? डेट लिख लो भाई, 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होने जा रही है और नई दिल्ली में होने जा रही है। और साथ ही साथ इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और भागने वाले मेंबर कौन थे? 211। ये तो होगी फर्स्ट मीटिंग की बात। अब सेकंड मीटिंग को देख लेते हैं, यानी सेकंड बैठक, दूसरी बैठक कब हो रही है? एक दिन ही बाद हो गई थी, एक दिन का छुट्टी पे चले गए थे ये लोग। दूसरी बैठक, यानी कि पहली बैठक 9 को हुई और दूसरी बैठक कब होगी? फिर एक दिन का गैप किया, 10 का गैप हो गया, 11 को, 11 दिसंबर 1946 को। फिर बात आती है स्थान की, स्थान किस पे? नई दिल्ली में ही, वो भी नई दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान रखना, नई दिल्ली में। अब बात आती है इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे,
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और पहले अध्यक्ष वही थे। अगर पेपर में आ जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसमें यह ना बोला जाए कि अस्थायी कौन थे या स्थायी कौन थे, तो आपको पहले में यही ध्यान रखना है, चाहे बेशक वो अस्थायी रहे लेकिन नाम क्या याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाले। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने, परमानेंट, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। कितने सदस्यों ने भाग लिया, एक बार चेक कर लें, 229। इतने सदस्यों ने इसमें भाग लिया तो 229 सदस्य थे। लेकिन एक बात ध्यान और रखनी है क्या, कि इसमें 2 उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष थे, 2। डिप्टी चेयरमैन जो सेकंड मीटिंग में कितने थे, 2 थे। पहले थे एच.जी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णाचारी, यानी उपाध्यक्ष भी 2 थे बेटा। मुखर्जी और अगले कौन थे, बी.टी. चारी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली मीटिंग को ध्यान रखना है, साथ ही साथ सेकंड मीटिंग को भी ध्यान रखना है। स्थान नई दिल्ली है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सदस्य थे 229 थे, उपाध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी है और एक और कौन थे, बी.टी. कृष्णाचारी। ये डाटा याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से फंसता है। अब बात क्वेश्चन फंसने वाला टॉपिक चल रहा है, अगर यहाँ स्किप करोगे तो बात कैसे बनेगी। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया, और साथ ही साथ में संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया। ये सवाल आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके जस्ट 11 तारीख को मीटिंग हुई सेकंड वाली, इसके जस्ट एक दिन का गैप हुआ, यानी कि 12 को हो गया, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। डेट क्या थी, डेट थी 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें संवैधानिक ढांचे के बारे में उन्होंने बताया, और उस प्रस्ताव को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, उसको बोल रहे उद्देश्य प्रस्ताव। फिर ये पूछ लेता सवाल कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पास किया गया, कब स्वीकार किया गया, तो वो डेट थी 22 जनवरी 1947। यानी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, यानी पास किया, यानी कि 22 जनवरी 1947। ये वाली डेट आपको याद रखनी है, इसी से सवाल पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो अब बात आती है 13 दिसंबर की हो चुकी है, ठीक है, 1946। अब आजाद करा देते हैं थोड़ा सा भारत को। एक तिथि आई, डेट 15 अगस्त 1947, जश्न का दिन, पटाखे फोड़ने का दिन आया था। ने वो वाले पटाखे नहीं, अपना पटाखा मत समझ लेना, ठीक है। देखो बात आई इसकी, इस दिन स्वतंत्रता मिली, भारत को आजाद कर दिया गया। इसके जस्ट कुछ दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, समिति। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। कब को, 29 अगस्त 1947। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यह सवाल पूछता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे कि कब क्या बनाया गया, इस दिन गठन किया गया था प्रारूप समिति का, ड्राफ्टिंग कमेटी का, समिति का, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर थे 7। कुल सदस्य कितने थे,
कुल सदस्यों की संख्या, सदस्य थे कितने? 7। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। आपका काम क्या है? उन सातों के सातों सदस्यों का कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा कमेंट को, ये ध्यान रखना, अभी नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे ये वाला आंसर अगली क्लास में बताना पड़ जाए, लेकिन आपका काम क्या? वो सातों के सातों मेंबर, इसमें से एक मेंबर हो चुके हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी 6 मेंबर बचे हैं, उन 6 मेंबर के नाम आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। ठीक है, ये तो बात आ गई, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं रखी हमने। ध्यान क्या नहीं रखी? ये प्रारूप समिति बनाई क्यों गई थी? इसका काम क्या था, ये ध्यान रखना है। इसका काम था कि संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करके देना, कैसा संविधान होगा, क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, यानी एक ड्राफ्ट तैयार करने का जो काम था वो था हमारी प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो इसने अपना एक ड्राफ्ट पहला जो पेश किया, तो उसको बोलते हैं, यानी पहला प्रस्ताव इसने पहला ड्राफ्ट का पेश किया, प्रथम ड्राफ्ट 21 फरवरी को 1948 को, इस दिन पहला ड्राफ्ट पेश कर दिया इसने। इसमें कुछ फिर चेंजेस कराए गए, फिर इसने दूसरा भी ड्राफ्ट पेश किया। दूसरा कब किया? दूसरा वाला देखो अक्टूबर 1948 में। एक बार देख लेना, महीना आगे पीछे हो सकता है, बाकी 1948 में, जहां तक ये करेक्ट ही है सारी चीजें नहीं। तो अक्टूबर 21 फरवरी को पहले कर दिया, 1948 में ड्राफ्ट पेश कर दिया। दूसरा कब किया? अक्टूबर 1948। दूसरा इसलिए चेंज किया, इसमें कुछ चेंज करना पड़ा था बीच में। अब बात आई कि जब इसने प्रारूप दूसरा पेश कर दिया इस समिति के द्वारा, प्रारूप क्या था? संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, एक ड्राफ्ट ने जो समिति ने पेश कर दिया, इस पर अब रीडिंग करना स्टार्ट हुआ। रीडिंग का मतलब इसको पढ़ना कि ठीक है, अच्छा ऐसा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी बताया आपने, ठीक है। इस तरह से रीडिंग, भाई हम कोई चीज़ बनाते हैं, आप बताना तो उस पर एक बार चेक करते हैं ना, कि बिना जैसे हमने बना दी हमने, और बिना चेक करे लागू करा दी। हलवाई से जब बोलता है कि दावत में आना और हमारा खाना बना देना, तो पहले वो खाना बनाता, फिर चेक करवाता, देखो एक नमक वमक ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा हो या कम हो तो हम डाल देंगे, ये वाली बात। तो ऐसे इस पर विचार करने के लिए 3 बार वाचन हुए, 3 रीडिंग कराई गई थी। किस पर? सेकंड रिपोर्ट पर, यानी इस वाली जो सेकंड वाला प्रस्ताव है उस पर 3 बार वाचन हुआ। प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ। तो इस पर जो रीडिंग कराई जा रही है सेकंड वाली रिपोर्ट पर, 3 वाचन हुए। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट भेजा दूसरी बार में, देखो एग्जिट डेट मुझे याद आ रही है, 26 अक्टूबर 1948 को ये अपना ड्राफ्ट पेश किया। इस ड्राफ्ट पर चेक करने के लिए 3 बार रीडिंग की गई। देखो पहली रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग, यानी प्रथम वाचन, वाचन बोल सकते हैं, ठीक है। वो कब हुआ? वो हुआ हमारा 4 नवंबर से, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ये फर्स्ट बार मीटिंग हुई थी। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। फिर दूसरी वाली बात आई, दूसरी मीटिंग कब हुई? यानी सेकंड वाचन, द्वितीय वाचन, वाचन देखो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। एक बात ध्यान रखना, एक तो ये हो गया, ठीक है। तीसरी वाली बताओ, तृतीय वाचन कब हुआ?
तीसरा वाचन। एक चीज ध्यान रखो, देखो ये वाला जो चला है हमारा, केवल ज्यादा से ज्यादा कितना दिन चला है, 5 दिन चला है। ये 5 दिन चला है, अब 5 दिन ये चल गया, ये तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा देखो यहां पर तृतीय वाचन का, ये हुआ हमारा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच में। ठीक है, 10-24 हो गया और 10 और 2 12, 12 दिन के आसपास ये चला। लेकिन सबसे अधिक समय किस वाचन में लगा, ये सवाल आता है। यानी कि उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो अपना ड्राफ्ट पेश किया दूसरी बार में, उस पर 3 वाचन किए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उस सेकंड वाले में सबसे अधिक समय लिया गया था, तकरीबन 1 साल, लगभग 1 साल का समय लगा था। ठीक है, तो तृतीय वाचन कब हुआ, तृतीय वाचन चला हमारा, तीसरी बार रीडिंग चल रही है। वाचन का मतलब क्या है, रीडिंग, पढ़ा जा रहा है। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। जैसे ही 26 नवंबर 1949 आई, वो डेट क्या थी, 26 नवंबर 1949। देखो, इसी डेट को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पास कर दिया। यानी जो ड्राफ्ट आ रहा था, बोला बहुत बढ़िया, अच्छा खासा, अब ये हमारी तरफ से पास। पास का मतलब क्या हुआ, लागू। और देखो, पास होने में संविधान सभा ने पास किया, अभी लागू नहीं कराया। ऐसा होता है ना, हलवाई पे खाना बनवाओ आप, हलवाई खाना बनाने के लिए आता है, जब खाना बनाता है वो दावत के लिए, तो जब जैसे वो कंप्लीट कर लेता, पूरा खाना कंप्लीट कर लेता है, तो बोलता हमारा खाना बन चुका है, अब आपके ऊपर है इसको कब लोगों को खिलाना है। यानी हम तो कंप्लीट, ऐसे सेम टू सेम क्या हुआ, संविधान सभा ने बोल दिया, क्या बोल दिया, अब हमारे तरह से ये काम कंप्लीट हो चुका है, लागू करना ये आपके ऊपर है, कब से इसको लागू करना है। तो संविधान, सवाल आ सकता है कि संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संविधान कब पास किया गया। पास यानी पारित किया गया। और कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कौन सी रीडिंग में, कौन से वाचन में, तृतीय वाचन में। ध्यान रखना इस चीज के लिए, नहीं कौन सी वाचन में हो रहा है, ये तृतीय वाचन में। 26 नवंबर 1949 तक चली थी ये वाली बैठक हमारी, तो तीसरी वाले में पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सवाल आया, कभी कभी क्या पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता है, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित किया गया, तो मूल संविधान, तो उसमें कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, नंबर पूछता है। देखो, जैसे मूल संविधान में, हो गया ना डबल, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितनी है। सवाल आया था भी, एसएससी एमटीएस में पूछा था, कुल अनुच्छेद, टोटल आर्टिकल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे। फिर पूछता कुल भाग कितने थे, तब फिर पूछते देता है कुल अनुसूची कितनी थी, ऐसे करके पूछता है। तो बताओ, कमेंट करो फटाक से ना, कुल अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में। भाई कमेंट करो, आपसे ही बोल रहा हूं, सुन लिया करो थोड़ा सा। आप बताओ ना, नहीं बताओगे, बता दो। तो 395 यही थे। देखो जिनसे ना, बताओ 395 थे या नहीं। ठीक है, भाग बता दो, भाग, पार्ट, टोटल पार्ट कितने थे, 22। और कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। ये तो मूल संविधान की बात हो गई। अब बात कभी कभी ये आ जाती है कि संविधान का जो प्रारूप पेश किया गया था, भाई
ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने संविधान का प्रारूप पेश किया, उस पर बहस कितने दिन तक चली? ये भी सवाल पूछता है। प्रारूप पर बहस कितने दिन तक चली? कितने दिन तक? तो बेटा वो थी 114 दिन तक। 114 दिन तक। ये बात देख लेना, कभी कभी पूछ लेता है कुल कितने अधिवेशन हुए। कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन की संख्या थी 12। ये ध्यान रखना, ठीक है। कुल बहस चलिए 114 दिन तक, कुल अधिवेशन कितने हो रहे हैं? कुल अधिवेशन हो रहे हैं हमारे 12। ये तो ये वाली बात आ गई। कभी कभी फिर ये पूछता है कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? बताओ, कमेंट करो, ये तो आपको पता होगा, है? जल्दी बताओ। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? समय लगा, समय लगा। कमेंट करो फटाक फटाक फटाक, जल्दी बताओ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। खर्चा कितना आया? पैसे कितने के खर्च हुए? मनी लगभग, लगभग मैं वैल्यू बता रहा हूं मैं, लगभग लगभग थे 64 लाख। एग्जैक्ट वैल्यू कोई बता सकता है कितनी थी? जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताओ भाई, कितना पैसा खर्च हुआ था? बता दो, आपसे पूछ रहे हैं, शर्मा रहे हो, हैं? लगभग में जो करेक्ट वैल्यू थी 63,96,729 रुपया, ये वैल्यू थी। मतलब 63,96,729 रुपया खर्च हुए थे। फिर कभी कभी सवाल क्या पूछ ले, कभी कभी सवाल पूछता है कि इंग्लिश में इसको किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, सजावट इसको किसने की? बताओ, सवाल क्या होता है कि हाथों से किसने लिखा, लिखा, ये सवाल हो सकता है। अंग्रेजी में किसने लिखा, किसने लिखा? फिर वो होता है हिंदी में किसने लिखा, ठीक, लिखा। और अगला सवाल होता है सजावट किसने की, सजावट किसने की? इतने सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते भी रहेंगे। हालांकि लग रहा होगा छोटे मोटे सवाल हैं, लेकिन छोटे मोटे सवाल नहीं, इस जो चैप्टर है मोस्टली ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हाथों से किसने लिखा। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ज्यादा हाथों से इन्होंने लिखा। इंग्लिश में किसने लिखा? इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी राय नारायण रायजादा, ठीक है। अब बात आई हिंदी वाले की। हिंदी वाले की कमेंट करो फटाक से जरा। इनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य। कभी कभी पूछ लेता है इसकी सजावट किसने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की? इनकी सजावट की थी नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है। इतने सारे फैक्ट थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब एक सवाल और रह जाता हमारा, क्या हो जाता है कि संविधान, ये सारी सारी चीजें संविधान के बारे में चल रही थी। सर आपने बताया नहीं कि संविधान लागू कब हुआ। संविधान सभा ने तो पास कर दिया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू वाली डेट बताओ। देखो वो डेट थी हमारी, संविधान लागू कब हुआ, कब हुआ?
ये डेट थी हमारी 26 जनवरी 1950। तो ये था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, रिवीजन जरूर करते रहें। और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं वो इसकी अगली क्लास में बता देंगे, पीपीटी लगवा देंगे आपके लिए, क्योंकि ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ पीछे वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि ये क्लास जो है, पीछे वाली क्लास जो 3 क्लास हमारी हो चुकी है इस चैप्टर की, वो इसका बेस है इस वाली क्लास का। तो इस क्लास को जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 5 बजे। धन्यवाद।